हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट और पूरे का पूरा मोल कंसेप्ट एक ही शॉट में निपटा देंगे। सारे के सारे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखो, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लाइक आपको मास से मोल्स में कन्वर्ट होता है, मास में वॉल्यूम में, मोल्स में वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, पार्टिकल्स में मोल्स में क्या रिलेशन है। इसके बाद मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन आता है, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। इन सभी डाउट्स को क्लियर किया गया है इस वीडियो में सिंपल वे में और बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ। तो बहुत बढ़िया रहने वाली है ये वीडियो आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, या कह लीजिए गुड न्यूज देना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को। जो भी बच्चे हैं क्लास 11th में और क्लास 12th में, बेटा जी ईयर लॉन्ग बैच को स्टार्ट किया मैंने आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस पर, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश की मेरी पूरी की पूरी एक टीम है जो आपको जीरो से समझा के बिल्कुल एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाएगी। पहले चैप्टर से एंड तक बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सिर्फ मेरी ही टीम नहीं है, ऐसी बहुत सारी टीम है, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम में हो बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं सर, और क्या फायदा है आपके बैच कोर्स का या अनअकैडमी प्लस का। तो देखो बेटा, बहुत सारे फायदे, उनमें से कुछ मैं आपको गिना देता हूँ। लाइव सेशन होंगे, घर बैठ के पढ़ पाओगे। कोविड-19 के टाइम में बाहर तो नहीं जा सकते ना, घर बैठो, सेफ रहो, घर बैठ के पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो। दूसरा फायदा क्या है कि आपके कुछ भी डाउट आ जाता है, कुछ भी डाउट आ जाता है आप टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हो। डाउट सेशन होंगे रेगुलर टाइम पे। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस है। पॉसिबल है कि आपकी एक क्लास मिस हो गई है, आप किसी वजह से क्लास को नहीं लगा पाए हो, तो लाइव तो देख ही सकते हो, आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। पीडीएफ मिलेंगी आपको, साथ के साथ लेक्चर के जस्ट बाद पीडीएफ मिलेंगी, मजा आ जाता है, ठीक है। पीडीएफ और वीडियो की फॉर्म में हो, बहुत बेस्ट रहने वाला है। इसके बाद क्या होगा कि आपको रेगुलर टीचर गाइड करने वाला है कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, सो दैट कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। अब सर किस तरह से ज्वाइन करें, बेटा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो फीस होगी, अगर आप पूरे साल के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो 1042 फीस है पर मंथ के लिए, ठीक है। और ये फीस मैं कम करवा रहा हूं। आपने क्या करना है, बी पंचाल 10, बी पंचाल 10 ये कोड यूज करना है। और ये जो आपकी फीस है ना 1048, ये 938 पर मंथ हो जाएगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मिलते हैं अपनी क्लासेस में, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस। चलिए, तो अभी बात करते हैं मोल कंसेप्ट की, बिल्कुल सिंपल वे में निपटाते हैं। मोल कंसेप्ट क्या है। अब मोल कंसेप्ट की तरफ बढ़ूं उससे पहले कुछ बेसिक्स की टर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको सुनने को मिलेगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास आप सिंपली बोल सकते हो मास ऑफ वन एटम, ठीक है। वन एटम, एक एटम का मास होता है। एटम किसे कहते हैं, लाइक सोडियम का एटम हो गया, हाइड्रोजन का एटम हो गया, क्लोरीन का एटम हो गया, इनका जो मास होता है इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। आगे आपको सुनने को मिल सकता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। मतलब ना एटम क्या होता है, जब हम डिवाइड करते चले जाते हैं किसी पार्टिकल को, एंड में एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते जब हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम लोग एटम बोलते हैं। उस एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल किसे कहोगे, जिसमें एटम जुड़े होते हैं, CH4 हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, C6H6 हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हैं। इनका जो मास होगा उसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। आगे आपको सुनने को मिलेगा मोलर मास, ये सबसे जरूरी बात है। अच्छा, एक नॉलेज के लिए मैं बात करता चलूं, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस किए जाते हैं U की फॉर्म में, हम लिखते हैं U, ठीक है। इस U को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं यूनिफाइड मास बोल दिया जाता है इस U को। बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोलर मास समझिए, मोलर वर्ड जब भी आ जाए, मोलर मीन्स मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। सर ये वन मोल ही तो बताओ, वन मोल क्या होता है? मोल एक नंबर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं 100, आपके माइंड में एकदम से क्लैश होता है कि हाँ 100, मैं बोल रहा हूँ 300 यानी कि 3
00। इसी तरह से 1 मोल भी एक नंबर होता है, किस नंबर को बोला जाता है 6.022 इंटू 10⁻²3, इसे ही 1 मोल बोला जाता है। इतने पार्टिकल्स के मास को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोलर मास बोल देते हैं। ठीक है, और मोलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसको हम हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां से एक नई टर्म निकल के आती है ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो सकता है ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने उस तरफ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। जैसे मैं कार्बन का मास लिख रहा हूं 12U, ये इसका एटॉमिक मास है। और अगर मैं लिख रहा हूं कार्बन का मास 12 ग्राम, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इसके एक एटम का मास है, और ये जब मैं इसको ग्राम्स में लिख रहा हूं, ये किसका मास है भाई, ये इसके 1 मोल पार्टिकल का मास है। यानी कि जब आपने कितने पार्टिकल्स लिए होंगे, जब आपने लिए होंगे 6.022 इंटू 10⁻²3 एटम्स लिए हैं, उनका मास जब आप लिखने लगोगे तो वो यू में नहीं लिखा जाएगा, वो ग्राम्स में लिखा जाएगा। और वहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर हो रही है बात, नहीं क्लियर हो रही है? जैसे मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का मास मैंने लिख दिया 16 ग्राम, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास है। या फिर आप इसे मोलर मास भी कह सकते हो, क्योंकि मोलर मास को ही हम लोग ग्राम्स में लिख रहे हैं। और जो मास आता है ये इसके 1 मोल पार्टिकल का मास होता है। रिपीट कर रहा हूं, जब मैं यू लिखता हूं वो उसके एक एटम का मास है, एक पार्टिकल का मास होता है। और जब हम ग्राम्स में लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो वो उसके 1 मोल पार्टिकल का मास होता है। जैसे कि आपको सुनने को मिलेगा GMM, GMM का मतलब होता है भैया ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, व्हेन मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब हम मोलिकुलर मास को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं ग्राम्स के अंदर, देन उसी मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। और ये किसका मास होता है, 6.022 इंटू 10⁻²3 मोलिक्यूल्स का मास होता है। कंफ्यूजन हो रही है क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करता हूं CH4 की बात करो, CH4 का मास लिखो। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, एंड 4 हाइड्रोजन का 4 होगा। तो यहां से आप इसको 16U भी लिख सकते हो एंड 16 ग्राम भी लिख सकते हो। जो 16U लिखा है, अब CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो ये इसके 1 मॉलिक्यूल का मास है, इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। और जब मैंने इसको 16 ग्राम लिख दिया तो मैं इसको लिख सकता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो मोलर मास, क्योंकि इसमें आपने 1 मोल पार्टिकल लिए हैं। 1 मोल CH4 के जब पार्टिकल्स लिए तब आपने इसका मास लिखा 16 ग्राम। जब भी आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो वो उसका मोलर मास होता है। अब आपको कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने जरूर आने चाहिए। ठीक है, ये बेसिक टर्म है। एटॉमिक मास एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, ग्राम एटॉमिक मास जब एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1 मोल एटम्स का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। और 1 मोल वर्ड जब भी आ जाए, यानी कितने पार्टिकल्स की बात हो रही है, 6.022 इंटू 10⁻²3, इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा। अब कुछ मॉलिक्यूल्स का मास निकालना आपको जरूर आना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं H2O का मास निकालिए। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है। जब भी चीजें जुड़ी होती है ना, जब भी एक से ज्यादा एटम्स होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आप लोग तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना हो गया 18। ये U, अगर आप U लिख रहे हो तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, और अगर आप इसको 18 ग्राम लिख रहे हो तो ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और जब ग्राम्स में लिखते हैं तो वो उसका मोलर मास भी बोल सकते हो। जैसे मैं बोल सकता हूं आपको, आप लोग कैलकुलेट कीजिए H2SO4, फोकस कीजिए ध्यान से।
बहुत से बच्चों को तो ये क्लियर नहीं होता कि ये CO और इस CO में क्या डिफरेंस है। देखो जब O छोटा लगा है, जब एक अल्फाबेट कैपिटल हो एक अल्फाबेट स्मॉल हो, इट मीन्स वो एक एलिमेंट की बात है, और जब दोनों कैपिटल है मीन्स वो दो अलग अलग एलिमेंट्स की बात है। चलो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कीजिए कैलकुलेट, 2 + 32 + 64 98 यू हो जाएगा, और अगर मैं इसको ग्राम्स में लिखना चाहूं तो 98 ग्राम्स भी मैं लिख सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बोल देता हूं भाई CaOH2 को कैलकुलेट करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है। अब OH कितने हैं 2 हैं, OH ट्वाइस है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटली होगा 17। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा 74 यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे और बात कर लें C6H6 की बात कर लेते हैं, ठीक है। C6H6 की ये होता है बेंजीन, कार्बन 6 है, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन 6 है और हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई 72 + 6 78 यू। ये मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल का मास। जब भी हम एक एटम का मास लिखना चाहते हैं या मॉलिक्यूल का मास लिखना चाहते हैं तो हम यूनिट यूज करते हैं यू। यू का मतलब होता है यहाँ पे यूनिफाइड मास, क्लियर है। अब जैसे एक और कर ले CaSO4 2H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब तुम इसका एक कॉमन नेम भी होता है, बड़ा फेमस होता है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे, बताना। देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 कितना हो गया 64। एंड ये दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, दो हैं वाटर के मॉलिक्यूल, एंड वाटर का कितना होगा हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 + 2 18। यहां से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि सर इसका कॉमन नेम ये होता है और टोटल करके ये आएगा, ठीक है। तो अगर आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो, ये सिंपल है, ये आपको आना ही चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे भी हमारे पास बहुत, अब बस थोड़ी सी देर का काम रह गया, अब आप खुद से बहुत आसानी से सारे के सारे सोल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं कभी बात कर रहा हूं 1 मोल की, इन केस ऑफ एटम्स की बात करो, यानी कि कितने एटम्स हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो उसका मास हम ग्राम्स में लिखेंगे तो उसे बोल दिया जाएगा ग्राम्स एटॉमिक मास, ठीक है। आगे बढ़ो, मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूं, मॉलिक्यूल 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड उनका मास। देखो ना, जब इतने मॉलिक्यूल्स ले लोगे, जब एक मॉलिक्यूल ले लोगे तो वो मोलर मास आने लगेगा, एंड इसे हम लोग क्या बोलने लगेंगे ग्राम मोलर मास, ठीक है। अब गैसियस केस में, गैसियस पार्टिकल्स के केस में, गैसियस पार्टिकल्स के केस में क्या होगा, कितने पार्टिकल्स लोगे 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स लिए आपने किसी भी गैस के, तो गैस का आता है वॉल्यूम, और वो कितना आता है 22.4 लीटर आता है हमेशा। और एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पे एट, STP और NTP। सर इस STP और NTP का क्या मतलब होता है? STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस NTP का क्या मतलब होता है भाई? इस NTP का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर कितना होता है? देखिए जब भी गैसियस पार्टिकल्स के केस में आप STP की और NTP की बात करोगे तो वो टेम्परेचर हमेशा होगा 0 डिग्री सेल्सियस या कह लीजिए 273 केल्विन, एंड प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, और अगर बार में बात कर रहे हो तो वो होगा 1.013 बार। किसी भी गैस की बात कर लेना, किसी भी गैस की बात कर लेना, तो वो वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर ही आने वाला है। अब ये तो होगी बेसिक बातें। अब मोल कंसेप्ट से रिलेटेड बेटा जी कभी भी कोई भी डाउट आपका आ जाए, आप उससे कैसे डील करोगे मैं बता रहा हूं आपको, बहुत फनी ट्रिक्स से बताता हूं आपको कैसे डील करना है। देखो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको, यहां पे लिख लो मोल, ठीक है, मोल। अब देखो 2-3 काम करने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है, इस तरह से बना लेना।
पॉसिबल है कि आपको मोल से वॉल्यूम में जाना हो, पॉसिबल है कि आपको मोल से पार्टिकल्स में जाना हो, पॉसिबल है कि मोल से आपको मास में जाना हो, मास में कोई चीज कैलकुलेट करनी हो, कुछ भी पॉसिबल है। देखो अगर आपको मोल दे रखे और आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम, वो की कितना होता है 22.4 लीटर। और अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है उससे आपको मोल्स निकालने हैं तो आप डिवाइड कर दोगे 22.4 लीटर से। हमेशा की हमेशा बता रहा हूं मैं आपको, जब भी मोल से कोई चीज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी किसी चीज से मोल्स निकालते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। जैसे आपको मोल से पार्टिकल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स समझते हो ना, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि आपको मोल से पार्टिकल निकालने हैं, क्लियर, तो आप क्या करोगे, मोल से निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻²3 अवोगाड्रो नंबर से। और अगर आपको पार्टिकल से मोल निकालने हैं तो डिवाइड कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻²3 से। अगर आपको मास से मोल्स निकालने हैं, हमेशा मैंने बोला है, या मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, है कि नहीं। और अगर आपको मास से मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड कर दोगे मोलर मास से। किससे कर दोगे, डिवाइड कर दोगे मोलर मास से। एक बार इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं देख लूं कि वीडियो सही से चल भी रही है या नहीं। ओके, ऑल गुड, सब कुछ सही से जा रहा है। देखिए अभी क्या करना होगा, हमें पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में हमारे पास कुछ भी क्वेश्चन आ गया, मान के चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग हर तरफ मूव करेंगे। आपको कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए आपको मास से मोल्स निकालने, तो बेटा जी फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स का वॉशिंग मशीन, क्या फॉर्मूला होगा, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का मतलब क्या होता है सर, ट्रिक बता दो मुझे। वॉशिंग मशीन का मतलब होता है, W का मतलब वेट लगा लो, या मास टू द मोलर मास। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे आपको बोला गया, आप लोग कीजिए 200 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, आपको क्या डाटा गिवन है। आपको गिवन है मास, जब भी आपको मास से मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड करोगे मोलर मास से, है ना। तो कैसे निकाल लोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन, वॉशिंग यानी वेट कितना दे रखा है 200 टू द मोलर मास या मोलिकुलर मास। NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है, Na का होगा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दो कितना आएगा 40, है ना। तो कितने आ गए यहां से मोल्स, 5 मोल्स आ गए। मुश्किल था क्या, आसान था। या फिर कुछ भी जो आपके माइंड में, जो भी आपके माइंड में क्लैश कर रहा हो, लाइक मैं बोल रहा हूं 980 ग्राम H2SO4 है, सिंपल से बात करते हैं, 980 ग्राम H2SO4, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। भैया मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कभी भी यार कुछ भी दे रखा हो, मोल्स निकालने तो डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आपको गिवन क्या, आपको मास गिवन है, मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है। तो 980 टू द मोलर मास ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, यहां से 98 आ गया, तो ये कितने आ गए, यहां से 10 मोल्स आ गए। शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स का शॉर्टकट क्या है, वॉशिंग मशीन है। आगे बढ़ो तुम लोग यार, आगे क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपको कभी ऐसा मोल्स गिवन है, ठीक है, मान के चलो आपको गिवन है 5 मोल्स ऑफ H2O, 5 मोल्स ऑफ H2O, आपको इसमें मास निकालना है। मोल्स गिवन है और आपको मास निकालना है, मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। या फिर इसकी सिंपल ट्रिक बताऊं क्या होता है, बताइए क्या होगा भाई। जब भी आपको मास निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, मोलर मास को, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, और H2O का मोलर मास कितना आएगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 80, तो यहां से मोल्स कितने आ गए 90 आ गए। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। जैसे आपको दे रखे हैं भैया, आपको कुछ भी दे दिया, मान के चलो 400 आपको दे दे 10 मोल्स ऑफ NaOH, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं,
आपको मास निकालना है। कभी भी अगर आपको मास निकालना है नंबर ऑफ मोल से, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10, और मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना आएगा? अभी कैलकुलेट करके आए थे 40 आ जाएगा, तो यहां से 400 ग्राम आ गया। मुश्किल है क्या? इस तरह से कर सकते हो। चलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो सकता है? ये कुछ भी कैलकुलेट करना आ सकता है। देखो यार, कुछ भी मैं बोल देता हूं कि 88 ग्राम CO2 है, 88 ग्राम CO2 है। कई क्वेश्चन सोल्व करने, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इसमें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सेकंड आपको निकालना है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम एट STP। थर्ड आपको निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? फोर्थ आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इसमें। एंड फिफ्थ आपको निकालने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मान के चलो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ना आप सारे का सारा कवर कर रहे हो, इसमें आप इस पूरी टेबल को कवर कर लोगे जो भी इस टेबल से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स? आपको मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास गिवन है, मोल्स निकालने हैं, तो हमेशा डिवाइड करते हैं, हमेशा। तो क्या होगा? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग यानी वेट कितना दिया हुआ भाई 88 टू द मोलर मास, CO2 का मोलर मास निकाल लो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, दैट इज 44। तो यहां से मोल्स कितने आ गए हैं 2। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है? वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम निकालना है। अगर आपको मोल्स गिवन है, मोल्स लिख लो, मोल्स गिवन है और आपको वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 इंटू 22.4 कितना आ जाएगा यहां से? यह आ जाएगा 44.8 लीटर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। हो सकता है ना मास से आपने मोल्स निकाल लिया, मोल से अभी वॉल्यूम निकालनी है। मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या सोल्व करना होगा? थर्ड क्वेश्चन आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। आप चेक करो कि कितने मोल्स गिवन आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना। ध्यान समझना, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कितने मोल्स गिवन है? आपको 2 मोल्स गिवन है। अब CO2 कितने मॉलिक्यूल है? CO2 पूरा 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि 1। और ठीक है, 2 क्यों लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्यों थे? 1 क्यों लिखा? बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, CO2 एक ही मॉलिक्यूल है। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो मोल से जब भी पार्टिकल्स निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 इंटू 10⁻²3। ये आ गए हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नहीं क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, फिर थोड़ा क्लियर होगा। आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है? कितने मोल्स में निकालने हैं? मोल्स हम ऊपर निकाल के आए, 2 मोल्स में निकालने हैं, ठीक है? अगली बात समझो कि CO2 में कितने एटम्स होते हैं? CO2 में कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी टोटल एटम कितने होते हैं? 3। 2 मोल्स में कितने एटम है? 3 एटम है। और मोल से पार्टिकल्स निकालने हैं। देखो आप देखोगे 2 मोल्स हैं और CO2 में कितने एटम है? 3। और मोल से पार्टिकल निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10⁻²3। एटम्स आ गए। नहीं फील आ रही है? चलो एक और पार्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं हमें। अब आप देखो कितने मोल्स आपके पास? 2 मोल्स हैं। अब CO2 में देखो ऑक्सीजन के एटम कितने होते हैं? CO2 में ऑक्सीजन के एटम है 2 मोल्स हैं और उसमें टोटल CO2 में कितने एटम होते हैं? 2। और मोल से पार्टिकल जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं अवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻²3। तो इस तरह से अगर आपको मास गिवन है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप पार्टिकल्स निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। बेटा ये ऐसा मेथड है जो कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब देखो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा क्वेश्चन को अगले लेवल पे लेके चलते हैं। कुछ भी मान के चलते हैं। हमें गिवन है, मान के चलो 67.2 लीटर अमोनिया, ठीक है? अमोनिया गैस होती है और आपको साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है एट STP। ये वर्ड आपने जरूर देखना है, ये लिखा होना चाहिए वर्ड, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ कितने हैं?
पहला क्वेश्चन आपसे एटम से नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसका मास कितना होगा। थर्ड आपसे पूछ लिया गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया टोटल एटम्स कितने होंगे। तो बेटा जी इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन बने। अब कैसे इससे डील करने वाले हो आप लोग, चेक कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने और आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालते हैं भैया, किसी भी, चाहे आपको पार्टिकल दे रखे हो, चाहे आपको मास गिवन हो, चाहे आपको वॉल्यूम गिवन हो, हमेशा मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं बताइए। हम लोग हमेशा निकालते हैं डिवाइड करके। तो वॉल्यूम जो भी गिवन वॉल्यूम है टू द स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो कि है 22.4, कितना है वॉल्यूम 67.2 टू द 22.4, दैट इज कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। और मैं हमेशा की तरह कैलकुलेशन सिंपल रखता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ में अभी उलझना नहीं चाहता, बट पेपर में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स आ सकता है, ठीक है, सोल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सेकंड पॉइंट आपको निकालना है इसमें मास। जब भी आपको मोल्स गिवन हो और मास निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूर क्यों जा रहे हो, स्टेटमेंट में देख लो ना, मोल से मास निकालना है तो मोलर मास से, मोल से मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। चलो 3 है और मोलर मास ऑफ NH3 निकाल लो। NH3 का कितना होगा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन का 3 होगा ना, तो ये 17, तो ये आ गया 51 ग्राम। थर्ड पॉइंट आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे बताइए। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मोल्स दिए हुए हैं, हमें दिए हुए 3 मोल्स। अब आपको ये पता होना चाहिए NH3 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। NH3 पूरा एक मॉलिक्यूल है, NH3 पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो 3 into 1। और मोल से पार्टिकल जब भी निकालते हैं, मोल से पार्टिकल जब भी निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.02 into 10 की पावर 23। ये हो जाएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। क्लियर है। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मोल्स दिए हुए 3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि NH3 में कितने एटम्स होते हैं। NH3 में नाइट्रोजन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है, 1 और 3 4। और जब भी पार्टिकल्स निकालते हैं तो 6.02 into 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि नहीं, सिंपल है। और कुछ क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है 3.011 ग्राम्स, 3.011 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है, ऑफ O2 है। तो आपको यहाँ पे 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है। दूसरा काम आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका मास निकाल लो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको क्या सोल्व करना है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी। गिवन है कंडीशन एसटीपी है। कैसे करोगे यार बताओ, मॉलिक्यूल्स दे रखे है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जब भी आपको पार्टिकल दे रखे हो, मोल्स निकालने हो, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे जो भी गिवन है 3.011 इंटू में 10 की पावर 23 टू द स्टैंडर्ड कितना होता होगा नंबर 6.02 into 10 to the power 23 है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 0.5 मोल्स आ जाएगा। अगला काम क्या करना, आप लोगों को मास निकालना है। कैसे निकलता है मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में नंबर ऑफ मोल्स इंटू में मोलर मास। मोलर मास O2 का कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32। तो यहां से कितना आ गया, ये 16 ग्राम। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है बेटा जी। तो कैसे निकाल लोगे, वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, मोल्स आपको देखते हैं 0.5 और जब भी आपको वॉल्यूम मोल से कोई चीज निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू में स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 दैट इज 11.2 लीटर। इस तरह से, और मैं आपको बोल लूंगा कि आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन
सोल्व करने चाहिए। बाकी ये है, इस टेबल से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और वो भी बहुत आसान तरीके से। बस आपको पता होना चाहिए एटम्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। और मोल कंसेप्ट सिर्फ इतना पढ़ना होगा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे, ठीक है, मिक्स कर देंगे और उनसे कैसा मिक्सचर बन जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसके पार्टिकल्स को आप लोग इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हो जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाती है। एग्जांपल की बात करो, लाइक वाटर प्लस शुगर, पानी में चीनी मिला दी तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, बिल्कुल एक कंपोजिशन हो जाती है उनकी। या फिर वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, क्लियर है, ये भी एक सॉल्यूशन ही है। या फिर नींबू पानी जिसे हम लोग बोलते हैं, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, तो ये सब होते हैं सॉल्यूशन, क्लियर है। ये सब होमोजेनियस मिक्सचर यानी हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो सॉल्यूशन जो मिलके बनते हैं 2 सब्सटेंस से। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलने वाले हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी किसे कहते हैं? विच आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एंड इसे हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी किसे कहेंगे? विच आर मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। हमारे सिलेबस में जो जनरली हमें डील करना पड़ता है वो डील करना पड़ता है बाइनरी सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे आपको 2 टर्म सुनने को मिलेगी, सोल्यूट एंड सोलेंट। सोल्यूट और सोलेंट मिलते हैं और उनसे मिलके सॉल्यूशन बन जाता है। सोल्यूट किसे कहते हैं? विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग सोल्यूट कहते हैं। एंड जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो रहेगा, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, इज नोन एज सॉल्वेंट, क्लियर है। जैसे मीठा पानी बनाया तो मीठा पानी बनाने में हमें पानी ज्यादा लेना पड़ेगा, तो पानी वहां पे सॉल्वेंट है। एंड जो चीनी है, जो मीठी आप चीज ले रहे हो, वो वहां पे सोल्यूट कहलाएगा, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ टॉपिक करते हैं न्यूमेरिकल्स वाले। सबसे पहले हमारे पास आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज एक मास बाय मास टर्म है, ठीक है। कैसे निकलती है? जैसे आपको मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो तुम्हें 100 आ जाता है। मान के चलो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, ए है 10 ग्राम, बी है 20 ग्राम एंड सी है 70 ग्राम। मैं बोल देता हूं मास परसेंटेज ऑफ ए निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ ए जो कि कितना गिवन है 10 ग्राम, टू द मास ऑफ सॉल्यूशन यानी सबका सम जो कि कितना है 100 आएगा, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इंटू में 100, तो मास परसेंटेज ऑफ ए कितनी आ गई है 10%। इसी तरह से आप मास परसेंटेज ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ बी फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ बी जो कि है 20 टू द सॉल्यूशन यानी कि सबका सम, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इंटू में 100, तो ये कितना आ गया 20%, क्लियर है। इसी तरह से सी की मास परसेंट निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज के बाद हमारा अगला टॉपिक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। ये होती है बी बाय बी टर्म, ठीक है। डिफाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफाइन किस तरह से करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट टू द पर 100 पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालनी है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी आपको कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बी टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो इनटू में हम लोग 100 कर देते हैं, ठीक है। जैसे सेम इसी तरह से एक बात मान के करते हैं। मान लीजिए ए है हमारे पास 20 मिलीलीटर, बी है हमारे पास 13 मिलीलीटर एंड सी है हमारे पास 50 मिलीलीटर, ठीक है। हमें निकालनी है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, सब कुछ निकालना होगा। मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका वॉल्यूम ऊपर जो कि 20 है, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना होगा? सबका सम यानी कि 100, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इंटू में 100, तो ये कितना आ गया यहां से 20%। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपको मैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सी निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सी
वॉल्यूम ऑफ सी कितना गिवन है 50 मिलीलीटर टू द सॉल्यूशन, यानी सबका सम 100 और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 तो ये कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। क्लियर होती है बात। तो पेपर में आपको परसेंटेज निकालनी आ सकती है, प्लस 2 में क्वेश्चन है, प्लस 1 में भी क्वेश्चन है, या फिर आपसे क्या पूछा जाता है जनरली आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय 15% HCl मास बाय मास, मास बाय मास, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर मास बाय वॉल्यूम। आपको इनका मतलब बताना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मास बाय मास बोल रहे हैं ना, मास बाय मास। नीचे मास किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है नीचे मास सॉल्यूशन का होगा। ऊपर मास किसका होगा, जिसकी बात की गई है HCl की बात की गई है। मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम्स होती हैं। अब HCl कितने ग्राम्स होगा, HCl 15% दिया ना, यानी 15 ग्राम HCl इन सॉल्यूशन कितना होगा। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो टोटल कंपोनेंट कितना बन जाता है भाई 100 बन जाता है हमेशा। जैसे आपके 10th क्लास में कुछ मार्क्स आए होंगे 80%, 85%, 90%, या फिर कुछ दूर अंदर होंगे 70 वाले भी होंगे, तो वो 100 में से आते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की जब भी बात होती है सॉल्यूशन हमेशा 100 हो जाता है। 100 क्या होगा, ग्राम्स होगा। नहीं फील आ रही है, मैं दोबारा फील लाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको दे रखा है 15% HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ये एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म है। ठीक है ना, नीचे हम हर बार वॉल्यूम किसका लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ऊपर वॉल्यूम किसका लिखा जाएगा, जिसकी बात की गई है HCl की बात की गई है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मिलीलीटर, क्या होती है मिलीलीटर। अब HCl होगा मिलीलीटर में, कितने मिलीलीटर होगा, जितने परसेंट दिया है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 15 मिलीलीटर HCl इन सॉल्यूशन कितना होगा। ऑब्वियस जब परसेंटेज की बात की गई है तो टोटल वो कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम जैसे आपको दिया गया है 15% HCl मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि ऊपर आप लोग मास लिखने वाले हो, नीचे आप लोग वॉल्यूम लिखने वाले हो। वॉल्यूम ऑफ किसका होगा, सॉल्यूशन, और ऊपर मास ऑफ किसका होगा, जिसकी बात की गई है यानी HCl की। मास की यूनिट क्या रहती है, ग्राम्स, वॉल्यूम की यूनिट क्या रहती है, मिलीलीटर। ठीक है, अब HCl होगा ग्राम्स में, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम टर्म है। HCl होगा ग्राम्स में, कितने ग्राम्स होगा, जितनी बात की गई है, मींस ये होगा 15 ग्राम HCl इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन मिलीलीटर में क्यों, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम यानी मिलीलीटर में होगा। ठीक है, ये मास बाय मास था तो दोनों टर्म्स ग्राम्स में थी, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था तो दोनों टर्म्स मिलीलीटर में थी। ये मास बाय वॉल्यूम है तो एक टर्म ग्राम्स में होगी और दूसरी किस में होगी, मिलीलीटर में होगी। इस तरह से आप न्यूमेरिकल से डील करते हो, आपको लिखा जाएगा। ठीक है, आपको इन बातों का मतलब समझना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़िए और अगला हमारा टॉपिक बनता है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बनेगा मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x एंड फ्रैक्शन का मीन्स आप लोग समझते हो डिवीजन, डिवाइड करना। किस तरह से, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे आपको निकालनी है मास फ्रैक्शन ऑफ A, मास फ्रैक्शन ऑफ A, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ A टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो, जैसे कि आपको निकालनी है मास फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है, मास फ्रैक्शन ऑफ B, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ B टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अब जरूरी बात क्या है, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो सबसे पहली बात है इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात याद रखिए, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1।
सॉल्यूशन की मास फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा कितनी आती है भाई, 1 आती है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे पास ए है 10 ग्राम और बी है 20 ग्राम, हमें इनसे मिला के एक सॉल्यूशन बनाना है। मैं बोल रहा हूं मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, एक्स ए। फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी सबका सम, ए का मास कितना गिवन है 10 बाय सॉल्यूशन यानी दोनों का सम 30, 10 ग्राम टू द 30 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 10/30 यानी 1/3 आ गया। मैं आपको बोलता हूं मास फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट कीजिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बी, जिसकी मास फ्रैक्शन निकालनी है उसका मास ऊपर रखा जाएगा, टू द मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB। मास ऑफ बी कितना गिवन है भाई 20 टू द सम 30, कितना आ गया 2/3, और यूनिट लेस ये होता ही है। और अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, अगर आप XA प्लस XB को जोड़ो, ठीक है, XA है 1/3, XB है 2/3, तो वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 ही तो होती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन कैलकुलेट XA if XB is 0.25। आपको ये करना है, हमें पता है that mass fraction of solution is always 1। अब ये सॉल्यूशन है बाइनरी, बाइनरी यानी दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, होगा। अब XA की वैल्यू हमें निकालनी है, XB की वैल्यू हमें गिवन है 0.25 है, इक्वल्स टू 1। तो XA कितना आएगा, 0.25 को तो ले जाओगे, 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं आसानी से, क्लियर है। अब मास फ्रैक्शन से अगली हमारी टर्म आती है, आगे हमारे पास आएगा भाई मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन के बाद हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन बिल्कुल कॉपी है मास फ्रैक्शन की, इसको भी हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान के चलो आपको XA कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको XB कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम पॉइंट है, दैट इट इज ऑल्सो अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। एंड दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। सॉल्यूशन की जो मोल फ्रैक्शन होती है वो 1 होती है। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ज्यादा फील आएगी आपको। जैसे कि आपको दिया हुआ है H2O 90 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एंड NaOH 400 ग्राम दिया हुआ है। आपको इन दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो कैसे करोगे, आपको एक सॉल्यूशन बना के दिया है जिसमें दोनों कंपोनेंट हैं और आपको बोला गया दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो कैसे निकालोगे आप लोग, सबसे पहले आप इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग यानी ये होता है ना फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन, वेट ऑफ H2 टू द मोलर मास ऑफ H2, वेट यानी इसका 90 दिया हुआ है, और H2 का मोलर मास कितना आएगा भाई, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 यानी 18, तो यहां से मोल्स कितने आ गए हैं 5। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालोगे, किस तरह से आएंगे, NaOH के मोल्स, वही वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग यानी वेट जो कि 400 दिया है, मोलर मास NaOH का कितना आएगा 23, 16, 1 जोड़ दो कितना आएगा 40, तो यहां से इसकी मोल्स कितने आ गए 10। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है H2O की, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब H2O के मोल्स कितने दे रखे हैं आपको, H2O के मोल्स चेक करना है एक बार, कितने आए हैं 5 आए हैं, टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी दोनों के मोल्स का सम, दोनों के मोल्स जोड़ दो कितना आएगा 15, यानी कि आ गया 1/3।
आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालनी है। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। NaOH के मोल्स कितने दिए हुए हैं? NaOH के मोल्स दिए हुए हैं 10। ठीक है, हमने कैलकुलेट खुद से किए हैं। और सॉल्यूशन यानी दोनों का सम कितना आ जाएगा यहां से 15, दैट इज 2/3। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आगे बढ़िए और अगला हमारा टॉपिक होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमारे सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी हम देखेंगे। देखिए, मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, डिफाइन किस तरह से करोगे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in per liter of solution, per liter of solution। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से इसकी यूनिट क्या बन जाएंगी? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट होती है। किसकी? मोलैरिटी की। पॉसिबल है कई बार आपको इसकी यूनिट याद ना रही, तो मोलैरिटी की यूनिट आप लोग सिंपली लिख सकते हो मोलर। मोलर भी इसकी यूनिट मानी जाएंगी। और अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो आप कैपिटल M भी लिख सकते हो, तो ये भी मोलैरिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दो भाई हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट दो भाई हैं। अब तुम बताओ कि ए किसे बोलोगे, बी किसे बोलोगे? ए पहले आता है एबीसीडी में, जो पहले आएगा ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, और बड़ा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो याद रखना, ए इज यूज्ड फॉर सॉल्वेंट एंड बी इज यूज्ड फॉर सोल्यूट। पता लगा मैंने क्या बात बोली है? भैया ए और बी दो भाई हैं, एबीसीडी में पहले आता है, जो पहले आ गया वो बड़ा होगा। तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग ए यूज करते हैं और सोल्यूट के लिए हम लोग बी यूज करते हैं। ये मैंने आपको बात बोली है। ठीक है, अब देखिए, आपको मोलैरिटी निकालनी है तो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए शॉर्टकट भी है एक, अगर आपको याद नहीं रहता है। शॉर्टकट रहेगा वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, ये इसके न्यूमेरिकल्स का शॉर्टकट है। कैसे? अभी चेक कीजिए आप लोग। यहां पे WB का मतलब क्या है? WB इज वेट ऑफ सोल्यूट। MB इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड VML का मतलब क्या होता है? VML का मतलब होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्लियर है? जैसे कि क्वेश्चन आया, कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 20 ग्राम NaOH dissolved in 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मान के चलो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हमने इसकी मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी भाई? विमला। ये इसके न्यूमेरिकल का शॉर्टकट है। वॉशिंग पे चलो, वॉशिंग मतलब वेट। वेट कितना दिया हुआ है? 20। मोलर मास, NaOH का मोलर मास निकाल लो, कितना आएगा? Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट इज 40 इंटू में 1000 एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना दिया आपको? 400, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल होगी। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगी। 4 5 20, 5/4, 5/4 आ गया मोलर। सोल्व कर लेना इसको। इस तरह से हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मुश्किल था क्या? आसान सा था। चलो आगे समझिए। जैसे कि आपके पास आ गया कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ इफ 98 ग्राम H2SO4 dissolved in 600 ग्राम
सॉल्यूशन, हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालनी है, कुछ और भी गिवन आपको इसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है मान के चलो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। इस तरह से फोकस कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन से किस तरह से डील करोगे। इस तरह से आप हर एक कर सकते हो जब आपको सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताया गया है। बट अगर आपको सॉल्यूशन का वेट बताया गया हो, ऐसे केस में क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, और मास कितना गिवन है 600 और डेंसिटी कितनी गिवन है 1.2। सोल्व करोगे कितना आएगा 500 मिलीलीटर आ जाएगा। भैया आपको दिया हुआ था इसका मास, सॉल्यूशन ग्राम में गिवन है, बट आपको मोलैरिटी निकालनी है तो आपको वॉल्यूम चाहिए होता है, सॉल्यूशन का मिलीलीटर में चाहिए होता है। तो आपने पहले वॉल्यूम निकाला, बस इसके बाद क्या है, मोलैरिटी निकाल लोगे। क्या मुश्किल है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। ठीक है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग यानी वेट 98 MB, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। H2SO4 का मोलर मास निकाल लो, कितना आएगा H2SO4 का मोलर मास, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 to 4 64, दैट इज 98 इंटू में 1000 एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना गिवन है 500। सोल्व करोगे तो 2 मोलर या 2 मोल्स पर लीटर। तो इस तरह से आप लोग मोलैरिटी निकाल सकते हो, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। मोलैरिटी के बाद अगला हमारा टॉपिक आता है, अगला बड़ा फेमस टॉपिक बनता है मोलैलिटी। मोलैलिटी उसको किस तरह से करेंगे हम लोग, देखिए मोलैलिटी आ जाती है भाई। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, इसे हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूट। तो यहां से आप यूनिट भी याद रख सकते हो, यूनिट क्या है, मोल्स पर केजी। मोलैलिटी की यूनिट क्या रहेंगी, मोल्स पर केजी। ठीक है, अब आगे बढ़िए तो समझिए इस बात को। हाँ, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं रहता मोलैरिटी का तो शॉर्टकट याद रखना, मोलैरिटी का क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। कहां से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। ठीक है, अब यहां पे WB का मतलब क्या होता है, WB का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर है, क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट। MB का मतलब क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड WAG का मतलब क्या होता है, WAG का मतलब होता है वेट ऑफ, A का मतलब होता है सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इसका मतलब ये बनता है। क्लियर है, अब देखो आप किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, 20 ग्राम NaOH इन 500 ग्राम वाटर। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि कौन सोल्यूट है कौन सोल्वेंट है, ऑब्वियसली क्लियर हो रहा होगा। NaOH कम अमाउंट में दिया है, वाटर ज्यादा अमाउंट में दिया है, तो ये सोल्यूट और वो सोल्वेंट है। और मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। कहां से आएगी, वॉशिंगटन से। वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 20 टू द मोलर मास ऑफ NaOH कितना आएगा 40 इंटू में 1000 एंड वेट ऑफ सोल्वेंट कितना है 500। 00 से 00 कैंसिल, 5 टू द 10, तो ये 20 बाय 20 1, और ये इसका आंसर आ जाएगा 1 मोलर। क्लियर है कि नहीं, सिंपल सा था। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल भी कर सकते हो।
अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, न्यूमेरिकल तो बनते ही हैं, बट एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि मोलैरिटी में एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। सिंपल से स्टार्ट करते हो, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से, डेफिनेशन लिख लोगे, फॉर्मूला भी लिख लोगे। आगे बताओ तो ये क्या है, इसकी बात करें तो ये एक मास बाय मास टर्म है। सर हमें कैसे पता है मास बाय मास टर्म है, ऊपर भी मास लिखा है, नीचे भी मास लिखा है। ये कैसी टर्म है, मास बाय वॉल्यूम टर्म है, ठीक है। वो मास बाय मास है तो रिमेन्स अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, उस पर टेम्परेचर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये मास बाय वॉल्यूम टर्म है तो चेंज विद टेम्परेचर, और चेंज भी किस तरह से होती है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटती है। सर क्यों घटती है, देखो मास बाय मोलैरिटी क्या है, एक मास बाय वॉल्यूम टर्म है। और अगर आपको पता हो टेम्परेचर बढ़ने से, प्रेशर कुकर है जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो ज्यादा जगह घेरते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। एंड मोलैरिटी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी और वॉल्यूम इनवर्सली है तो वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घट जाती है। हमने यही लिखा है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि मोलैरिटी में से और मोलैलिटी में से किसको प्रेफर किया जाता है। आप खुद से सोच के देखो, आप दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके गए हो, ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज होने पे मोलैरिटी चेंज होगी, तो तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा, जो चेंज होता जा रहा है, जो चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली यार तुमने जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो तुम यही चाहोगे कि वो फिक्स रहे, ठीक है। बट वो तो टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज हो ही रहा है, तो दैट्स वाई हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं किसको, मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है। किसको भाई, मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है। तो ये था मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और होता है नॉर्मेलिटी, लगे हाथ में आपको वो भी करवाई देता हूं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एन से नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डिफाइन किस तरह से करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको सही बताऊं तो ये बिल्कुल कॉपी है, मोलैरिटी की बिल्कुल कॉपी है। बस मोलैरिटी में हमें मोल्स की जरूरत पड़ती है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसका शॉर्टकट लिखना चाहो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉशिंग इशिंग या वॉशिंग इंजन 1000 में देगी बिमला, वॉशिंग इंजन 1000 में देगी बिमला। वॉशिंग WB, WB का मतलब यहां पे है वेट ऑफ सोल्यूट, EB का मतलब यहां पे है इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। एंड VML का मतलब है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। सर हमें मोल्स निकालने आपने सिखाए, इक्विवेलेंट मास निकालना आपने नहीं सिखाया। चलिए मैं सिखाता हूं। अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकलता है वो, मोलर मास टू द n फैक्टर। अब ये n फैक्टर अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, क्लियर है। अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग का क्या मतलब है, लाइक एसिड में खास बात क्या होती है, उसमें H खास होते हैं, ठीक है। एसिड में अगर आपसे पूछा जाए N, आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ H। बेस अगर है तो आप क्या चेक करोगे, उसमें OH, क्लियर है। अगर आपके पास कोई कटायन है तो आप उसमें चेक करोगे पॉजिटिव चार्ज कितना है। अगर आपके पास कोई अनायन है तो उसके पास चेक करोगे आप नेगेटिव चार्ज कितना है। आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालो, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास। आप क्या करोगे भैया, मोलर मास टू द n। मोलर मास कितना आएगा H2SO4 का, कई बार कर चुके हैं,
हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, जोड़ दो 98 टू द एन। अब आपको देखना पड़ेगा इस एन का मतलब क्या है। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड नाम से क्लियर एसिड है, और एसिड में क्या चेक करते हैं H। आप चेक करो इसमें H कितने 2 हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 49, इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। नहीं फील आई, मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है AlOH3 का, AlOH थ्राइस का, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग, मोलर मास टू द एन फैक्टर। अब AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, खुद से भी देख लेना यार ये OH है, इसमें OH लगे तो आप इसमें OH चेक करोगे। चलो पहले इसका मोलर मास निकाल लो आप AlOH3 का। AlOH3 एल्यूमिनियम का 27 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 + 1 17 इंटू 3 कितना है 48 आ जाएगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एल्यूमिनियम का 27 होता है, ये 48 आ गया, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 785 75 आएगा। आना तो नहीं चाहिए था यार ऐसा, ये 16 नहीं होता है, ये 17 आएगा, 16 + 1 17, इसको जोड़ोगे 51 आएगा, और ये टोटल आएगा 78, ठीक है। तो मोलर मास आ गया 78 टू द नंबर ऑफ OH चेक करो, तो OH कितनी है इसमें 3 है, तो यहां से 26 आ गया। क्लियर है कि नहीं, हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 49 ग्राम H3PO4 इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। आपको इस तरह से न्यूमेरिकल दिया है, 49 ग्राम H3PO4 है और इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट मास निकालोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 कैसे निकलता है इक्विवेलेंट मास, मोलर मास टू द एन फैक्टर। अब मोलर मास H3PO4 का कितना आएगा, H3PO4 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 64, तो 98 आएगा। अब खुद से चेक करो यार, इसमें क्या देखोगे, H देखोगे OH देखोगे, इसे बोलते हैं फोस्फोरिक एसिड। एसिड में क्या देखते हैं H, तो आप इसे डिवाइड करोगे 3 से। अब आप इसकी नॉर्मेलिटी निकालना चाह रहे हैं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या, वॉशिंग इंजन 1000 में देगी, कौन देगी भैया, विमला। वॉशिंग यानी वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है आपको 49 टू द इक्विवेलेंट मास कितना है 98/3, बाय का 3 ऊपर ले जाओ, इंटू में 1000, एंड वॉल्यूम कितना है 500। मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो, वेट कितना दिया है 49, इक्विवेलेंट मास कितना है 98/3 इंटू में 1000 एंड टू द 500। ये 500 कहां से आया, ये 500 ये दिया होगा, ठीक है। अब कर दो 49 टू द हो जाएगा 98, ये 500 टू द 1000, 2 से 2 कैंसिल होगा, एंड 3 नॉर्मेलिटी में क्या होती है नॉर्मल। तो इस तरह से आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। तो ये था भैया मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। क्लियर है, चिपकाओ इसको।